ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका खास शो बाजार इस हफ्ते। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर। 6 सितंबर को खत्म हुआ जो ये छोटा कारोबारी हफ्ता था, उसमें भारतीय बाजार सपाट बंद हुए, क्योंकि जो मिले जुले ग्लोबल संकेत हैं उसकी वजह से हमने ये देखा जो FIIs हैं वो लगातार एग्रेसिव बिक्री की वजह से बाजार पर दबाव बना रहे हैं। और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड में बढ़त की बात की जाए, डॉलर में मजबूती का जिक्र करें, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने जो शुरुआती दिन थे ना हफ्ते के, उसमें बाजार का मूड थोड़ा खराब किया। लेकिन हफ्ते का जो आखिरी दौर था उसमें बॉन्ड यील्ड में कमी और RBI पॉलिसी की वजह से बाजार में रिकवरी देखने को मिली और इसीलिए सेंसेक्स 167 अंक चढ़कर 65,995 पर, जबकि निफ्टी 19,653 पर बंद हुआ। तो अगर आपके मन में सवाल है शेयर मार्केट से जुड़े हुए, स्टॉक्स की चाल कैसे रहने वाली है, कहां निवेश करना होगा आपके लिए बेहतर विकल्प और कौन सा सेक्टर देगा बेहतर रिटर्न, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जुड़े हुए हैं जो कि स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है। डॉक्टर रवि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। और लगातार हमारे जो स्क्रीन है उस पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं जिस पर हमारे व्यूअर्स हमें कॉल करके स्टॉक से जुड़ी तमाम जानकारियां ले सकते हैं। नंबर्स एक बार बता देते फिर डॉक्टर रवि के पास जाएंगे। नंबर्स हैं 23387031 और दूसरा नंबर है 23097670। डॉक्टर रवि, अगर हम शेयर बाजार के बीते हफ्ते की बात करें तो एक सपाट हमने क्लोजिंग होते हुए देखी। आज शुक्रवार का जो सेशन था, आने वाले इस हफ्ते के लिए आपके हिसाब से अहम ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं? देखिए, मार्केट में इस समय देखा जाए तो इंटरनेशनल ही सिनेरियो यहाँ पर है और चूंकि जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल थोड़ा टेंशन बढ़ा है उसको लेकर के मार्केट इस समय थोड़ा सा रिएक्शन दे सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि इंटरनेशनल मार्केट सिनेरियो यहाँ पर थोड़े से वीक हो रहे हैं, चाइना का डेटा अगर देखें तो काफ़ी पुअर आ रहा है, US में भी काफ़ी उठापटक देखने को मिल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी आपने यहाँ पर देखी है इस छुट्टियों में बनते हुए। तो मुझे लगता है मंडे और ट्यूसडे जो है वो मार्केट के लिए थोड़े से पेनफुल हो सकते हैं। 19,653 जो आपने निफ्टी के लेवल की बात की उनमें थोड़ी गिरावट आ सकती है, वापस से हम 19,500 के लिए स्ट्रगल कर सकते हैं। और साथ ही सेंसेक्स की बात करें तो जो अभी 65,995 है उसमें भी 300 से 500 पॉइंट की गिरावट हो सकती है। तो ये एक पैनिक सिचुएशन जो है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट की वजह से देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी गिरावट यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। डॉक्टर रवि, अगर सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो आने वाला जो अब हम हफ्ते हैं उनमें IT कंपनीज के रिजल्ट्स की तरफ मुखातिब होंगे और IT स्टॉक्स का दमदार प्रदर्शन हमने लगातार कई महीनों से देखा, रेजिलियंस दिखाई है IT स्टॉक्स ने। किस तरह का व्यू रहेगा आपका लॉन्ग टर्म, मिड टर्म IT स्टॉक्स को या फिर IT सेक्टर पर ओवरऑल? देखिए, अभी IT सेक्टर को ओवरऑल अगर कंपैरिजन करें अदर सेक्टर से और IT सेक्टर की यहाँ पर बात की जाए तो थोड़ा सा IT सेक्टर दबाव में ही ज्यादातर देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पर जिस हिसाब से इंटरनेशनल सिनेरियो है उसका एक इम्पैक्ट जो है वो IT की बड़ी दिग्गज कंपनियों में पड़ेगा, जिसमें कि इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और TCS और साथ ही विप्रो आते हैं। अब रिजल्ट की बात की जाए तो जरूर है कि स्टॉक्स में जिस हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन रहा है उसकी वजह से थोड़ा अट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 2 क्वार्टर में थोड़ा सा अगर IT सेक्टर में जो है वो बहुत ज्यादा अप ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा कंपेयर टू अदर स्टॉक्स या कंपेयर टू अदर सेक्टर। इस समय अगर अर्निंग्स अगर देखी जाए तो अगर थोड़ी भी यहाँ पर चूंकि अर्निंग पीछे जो है वो काफी एक्सपेक्टेड रही है और अगर यहाँ पर थोड़ी भी अर्निंग बेटर आई तो जरूर IT सेक्टर यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो अर्निंग्स पर बिल्कुल नजर रखिए और अगर आप थोड़े भी नंबर्स जो है वो ऑन द लाइन मिलते हैं तो एक बार को अप ट्रेंड की तरफ मूव करेंगे। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि TCS और टेक महिंद्रा ये जो काउंटर ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं और इन लेवल से भी देखा जाए तो आपको 18 से 20% के रिटर्न्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको मिल सकते हैं। तो इन पे आप यहाँ पर अट्रैक्शन और फोकस बनाकर चल सकते हैं। तो त्योहारी सीजन भी अप्रोच कर रहा है डॉक्टर रवि, तमाम गिफ्ट्स और डिस्काउंट्स की तो लगातार हम उम्मीद करते ही हैं, लेकिन इस तरह के बेहतरीन सेक्टर्स कौन से हो सकते हैं खासतौर पर इस व्यू को दिमाग में रख के?
देखिए, जब भी त्योहारों का सीजन आता है तो दो एक तीन काउंटर में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आपका ऑटो काउंटर जो है वो थोड़ा अट्रैक्शन यहाँ पर बना लेता है, और इस समय अगर ऑटो काउंटर में देखते हैं तो टाटा मोटर, मारुति और खास तौर से उससे जो रिलेटेड कंपनीज हैं जैसे अपोलो टायर है, जेके टायर है, ये इस टाइप के जो स्टॉक्स हैं उनमें एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो आपको अगर सीजन को सिर्फ फोकस करना है तो ऑटो और एफएमसीजी और यहाँ पर बैंकिंग काउंटर को आप अपने उसमें शामिल कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, क्योंकि इनमें अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी का अगर यहाँ पर वैल्यूएशंस देखते हैं तो ऑटो काउंटर ज्यादा अट्रैक्शन में दिखाई दे सकता है। साथ ही ऑटो काउंटर्स की हम बात करें तो ऑटो एंसिलरीज पर आपका क्या व्यू पॉइंट रहेगा डॉक्टर रवि, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको लेकर भी लगातार कई एक्सपर्ट्स बुलिश नजर आ रहे हैं। देखिए, ऑटो काउंटर पे जब अगर आप बुलिश होते हैं तो ऑब्वियसली है कि आपको ऑटो पार्ट्स की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए, और इस समय कंपनियां इतना बढ़िया कर रही हैं और ओवरऑल उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी इंप्रूव हुई है। मैं यहाँ पर अगर ऑटो काउंटर की बात करता हूं तो जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आप साथ में दूसरे स्टॉक्स की तरफ अगर देखते हैं तो पीसीबीएल है, या फिर आप SSWL है, ये अगर आप फोकस कर लें, या फिर ऑटो एक्सिलरी में अगर आप देखते हैं तो रिको ऑटो और जमुना ऑटो, इनको भी आप यहाँ पर लेकर चल सकते हैं, क्योंकि इनमें भी यहाँ से अभी 16 से 18% तक का अपसाइड देखने को मिलेगा। तो ऑटो एक्सिलरी भी यहाँ पर काफी अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, और ऐसा कि इनमें वोलेटिलिटी कम देखने को मिले। चलिए, हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं, कुलदीप जुड़ गए हैं हमारे साथ दिल्ली से। कुलदीप जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, रवि जी से ये पूछना चाह रहे थे हैं कि जो ये वेदांता के शेयर में इतना जो डाउनफॉल हुआ है, पहले भी उन्होंने कहा था बहुत पहले चैनल में ही कि ये इतने से आ जाएगा, तो अब इस पर क्या करना चाहिए जब ये 220-22 आ चुका है? चलिए, वेदांता के फॉल ऑफ शेयर्स के बारे में जिक्र कर रहे थे कॉलर डॉक्टर रवि, तो किस तरह का व्यू रहना चाहिए वेदांता को लेकर? देखिए, वेदांता में आपको उतार और चढ़ाव जितना भी मिलता है, हो सकता है आप वीक ऑन वीक बेसिस पे आप ये सोच रहे हो कि वेदांता में काफी हद तक गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस स्टॉक की खास बात है कि इसने आपको 36% का डिविडेंड यील्ड ये देने वाला दमदार स्टॉक है, और इस समय 222 रुपए के पास चल रहा है। मुझे लगता है कि आप 200 से 190 रुपए तक की तैयारी कर रखें, और उन लेवल्स के आसपास अगर आता है तो और एकोमुलेशन करें। और मुझे लगता है कि अभी लॉन्ग टर्म पे ये स्टॉक काफी अच्छा है, पैनिक कोई सिचुएशन नहीं है। और जहां तक फंडामेंटल की बात की जाए तो थोड़े से उतार चढ़ाव जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बने रहें, 255-260 के लेवल वापस आपको दिखाई देंगे। डॉक्टर रवि, जब हम फंडामेंटल्स का जिक्र करते हैं तो किस तरह से चुनाव करना चाहिए एक निवेशक को, बेहतरीन फंडामेंटल्स को ध्यान में रखते हुए, या फिर प्राइसिंग की बात की जाए, या हम ब्लू चिप स्टॉक्स को लेकर लगातार एक व्यू बनाकर चलते हैं, या मल्टी बैगर्स की तरफ आकर्षित होते हैं निवेशक? देखिए आंचल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। इस समय चाहे आप मल्टी बैगर को देखें या फिर ब्लू चिप देखें या स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप देखें, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि फंडामेंटल नंबर्स यहां पर देखना जरूरी। देखिए, इस समय सबसे बड़ी बात है कि सेबी भी इस चीज को बार बार जो है वो इन्वेस्टर तक पहुंचाना चाहता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट पे इस समय खासतौर से टेलीग्राम जिस तरीके से, यूट्यूब जिस तरीके से एजुकेटेड नहीं है, वो लोग यहाँ पर रिकमेंडेशन देते हैं और इन्वेस्टर बेचारे फंस जाते हैं। तो ऐसे में आप अपनी रिसर्च खुद करें, और इस बात का जरूर ध्यान दें कि आप किसी के बहकावे में आकर किसी स्टॉक को ना खरीदें कि ये स्टॉक में बड़ी अच्छी न्यूज आई है, मैं इसको खरीद लेता हूं, ये बढ़ जाएगा, ये स्टॉक में अच्छे फंडामेंटल डेवलप हो रहे हैं, या कंपनी का किसी का ऑर्डर आ गया, किसी ने स्टेक खरीद दिया। ये सारी न्यूज जो होती है ये सर सब निकल चुकी होती है, फायदा नहीं। तो आप इस तरीके की चीजों से बचें। अब फंडामेंटल आपने जो बात की उनको मैं बताता हूं, 4 पॉइंट हैं जिनको कि आप ध्यान रखें। पहला कि जब भी किसी को देखें तो उसका मार्केट कैप वॉल्यूम जरूर देखें कि उसमें कितना वॉल्यूम हो रहा है, कम से कम 3 से रहा है, नहीं हो रहा छोड़ दीजिए, उस स्टॉक को मत लीजिए। पी नंबर्स को देखिए कि उसकी पी और उसकी अर्निंग जो है वो पिछले साल तक कंटिन्यू अपसाइड में रही हो, ऐसा ना हो कि पी में बहुत ज्यादा बढ़ा हो और दूसरा अर्निंग में कहीं लॉस हो, इसको ध्यान दें। और साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बोरोइंग जरूर देखें, ऐसा ना हो कि 200 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है लेकिन 400 करोड़ का लोन लेके बैठी हुई हो, टाइप की कंपनी से बचना है। बहुत अहम आपने पॉइंट्स जो है वो बताया। उम्मीद करते हैं तमाम जो लोग देख रहे होंगे जरूर कॉपी पेन लेकर उन्होंने नोट किया होगा। बहुत सी और बातें करनी है आपके साथ डॉक्टर रवि, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है हमारे इस खास शो पर। कहीं जाएगा मत, रहिए डीडी न्यूज के साथ।
साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वीकार स्वागत। हमारे खास शो बाजार इस हफ्ते में लगातार डॉक्टर रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट एक्सपर्ट है, और हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं। विवेक जुड़े हुए हैं दिल्ली से। विवेक जी, पूछिए सवाल। सर, मैंने डेल्टा कॉर्पोरेशन के लिए थे अभी काफी सारे शेयर, जिसमें कि मुझे अभी करंटली लॉस में चल रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली उसमें काफी गिरावट आई है। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं लॉस में निकल जाऊं या अभी होल्ड करूं? क्या पता आगे दोबारा से बढ़ जाए शेयर का प्राइस। देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको डेल्टा कॉर्प से बिल्कुल निकल जाना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि देखिए कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और उसमें भी बिल्कुल ये कहा गया कि उससे पूछ के थोड़ा ना खरीदेंगे अभी तो नहीं जा रहा। जी डॉक्टर रवि, अपनी बात पूरी कीजिए, आप बोलिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल उसमें छूट नहीं दी जाएगी, और डेल्टा कॉर्प में बहुत से लोग फंसे हुए हैं। देखिए, जितनी मार्केट कैप नहीं उससे ज्यादा उसको टैक्स देना है, तो इस तरीके की कंपनी से बिल्कुल दूर रहिए। बाद में आपको अब न्यूज जरूर आती हुई नजर आएंगी कि यहां पर शेयर जो है वो अब कोई दूसरा खरीद रहा है, सरकार ने ये छूट दी है। सर देखिए, ऑथेंटिकेटेड सोर्स से पहली बात न्यूज देखिएगा। फिलहाल डेल्टा क्रॉप से बिल्कुल निकल जाइए सर। जो लॉस हो गया उसको एक्सेप्ट करिए। अगर आप बने रहेंगे तो आपका नुकसान बढ़ता रहेगा, याद रखिए। एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी डॉक्टर रवि कि पहले हर कोई इवेंट मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता था, लेकिन क्या आपको लगता है कि मार्केट अब तमाम इवेंट्स को नॉन इवेंट या डिस्काउंट करके चलती है? चाहे हम बात करें आरबीआई पॉलिसी की, यूएस फेड रेट्स के बढ़ने की जब हम बात करते हैं, या फिर कोई, चलिए ये सवाल हम लेंगे, लेकिन दिल्ली से भूप सिंह हमारे पास जुड़ गए हैं। पहले भूप सिंह जी का सवाल लेते हैं, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, रवि जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं रसोई प्रोटीन के बारे में पूछना चाह रहा था, उसके बारे में कुछ खबर है क्या? कौन सा? रसोई प्रोटीन। देखिए, अभी इस समय ये स्टॉक इस स्टॉक के बारे में अगर आप देखें खबर की क्या बात की जाए, चूंकि इस स्टॉक में कुछ ऐसा मोमेंटम तो नहीं है। मेरे ख्याल से शायद डीलिस्टिंग की तरफ जा चुका है, तो अभी तो कुछ अपडेट आया नहीं। कंपनी ने भी कोई ऐसी फाइल नहीं करी है एक्सचेंज में, तो मुझे लगता है कि अभी आपका तो फिलहाल इस पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो आपको नुकसान ही होगा। डॉक्टर, क्या मार्केट अब हर तमाम इवेंट को डिस्काउंट करके चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जब भी इवेंट होता है तो आंचल जी मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि जनरली जो एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताऊं, इस समय चाइना के जो हालात हैं वो बहुत ऊपर है, और वहां पर आप देखिए तो जो इकोनॉमी में सबसे बड़ा सपोर्ट जो इकोनॉमी को देते हैं वो है रियल एस्टेट सेक्टर, और रियल एस्टेट का रोल जो है वहां की इकोनॉमी में 30% है, और इस समय वहां का पूरा रियल एस्टेट क्रैश कर गया। दो सबसे बड़े जो वहां के रियल एस्टेट डेवलपर थे उन्होंने अपना जो है वो बैंकरप्सी फाइल कर दी, एक ने यूएस में भी बैंकरप्सी फाइल करी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रॉपर्टी मार्केट में वहां पर क्रैश आया, और उसका इंपैक्ट ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री बचेगी, इंडिया में भी उसका इंपैक्ट आएगा। लेकिन यहां पर चूंकि रियल एस्टेट का इंपैक्ट थोड़ा कम है, फंडामेंटल डेवलपमेंट ज्यादा है, लेकिन फिर भी यहां से रियल एस्टेट की परफॉर्मेंस थोड़ा सा आपको गिरती हुई नजर आ सकती। और जो इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट होते हैं, इस तरीके की न्यूज जो है वो जनरली मार्केट में पहले से जो है वो इंपैक्ट दिखाती है, डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो प्रमुख टॉप सेक्टर्स आपकी नजर में क्या रहेंगे आने वाले कुछ समय के लिए, जिस पर आप बहुत ज्यादा बुलिश हैं? आखिरी सवाल मेरा आपसे। देखिए, जिस हिसाब से सरकार यहाँ पर डेवलप कर रही है, मैं 3 सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हूँ। सबसे पहला जो सेक्टर है वो बैंकिंग काउंटर ही है, क्योंकि गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज का इंपैक्ट उसी से होगा। बैंकिंग काउंटर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है और अच्छा खासा अपने को कंट्रोल किया है, फंडामेंटल डेवलप हुआ, तो बैंकिंग पहला काउंटर है। दूसरे काउंटर की बात करूँ तो पावर सेक्टर, हमारी डिमांड पावर से जिस तरह सबसे बढ़ रही है उसको देख करते हुए पावर सेक्टर को आपको फोकस करना चाहिए। तीसरा सेक्टर अगर देखते हैं तो इस समय चूंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस ईवी से रिलेटेड है, यानी कि ऑटो में आप आ जाइए, और ऑटो एक्सिलरी और साथ ही ऑटो की वो कंपनीज जो कि ईवी में इन्वॉल्व है, मुझे लगता है उसकी तरफ फोकस करें। तो ये 3 काउंटर ऐसे हैं जो कि मार्केट में चाहे आपका पैनिक सिचुएशन हो, लेकिन अच्छे डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे और रिटर्न्स आपको अच्छे देते हुए नजर आए। 3 सेक्टोरल आपने बताया एनालिसिस, और साफ तौर पर इनकी बाह पकड़कर चलेंगे तो थोड़ी डावाडोल सिचुएशन भी होगी, तो वक्त निकल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, हमारे कॉलर्स के जवाब देने के लिए। तो आज के शो में बस इतना
सुनाई, लेकिन अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे। बाजार इस हफ्ते में जानेंगे कि कौन से टॉप गेनर्स रहे, खासतौर पर कौन से सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया, कहां एक बाय ऑन डिप कॉल लेकर चलना चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ शेयर मार्केट के दिग्गज लगातार जुड़ते हैं। आप लगातार अपने सवाल तैयार करके रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।